हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेल। सेल बायोलॉजी वाला सेल नहीं, फिजिक्स वाला सेल। ठीक है। और सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले बेटा सेल की बेसिक स्ट्रक्चर पर अपन बात करते हैं कि सेल जो अपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सेल या बैटरी। एक्चुअल में सेल और बैटरी में भी डिफरेंस होता है। सेल्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है। हम जनरली सेल को भी बैटरी बोल देते हैं। तो किसी भी सेल या बैटरी का सर्किट में बेसिकली काम क्या होता है? उसका काम होता है सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट किए हुए उन सारे कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करना। ठीक है। सो बेसिक यूज ऑफ द सेल इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल components इन सर्किट। सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो रेजिस्टेंस हो सकता है, वो कैपेसिटर हो सकता है, वो इंडक्टेंस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। जो कुछ भी हमने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम सेल का है। ठीक। सिंबल की अगर हम बात करें तो सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि सेल का सिंबल होता है इस तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। हम कहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और घूम करके नेगेटिव टर्मिनल से करंट आ जाता है। तो सेल का ये हमारा सिंबल हो गया। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड कहलाता है, एक कैथोड कहलाता है। थोड़ा सा और बेसिक स्ट्रक्चर पर अभी अपन बात करेंगे। तो जब हम सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद में उस सर्किट में करंट का फ्लो होता है। ठीक है। इसका मतलब उस सेल की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और वो चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है। क्या इस बात का मतलब इस तरह से कहा जाए, भाई सर्किट में जब तक हम सेल को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक सर्किट में करंट का फ्लो तो नहीं होगा। ये बात तो कंफर्म है। करंट का फ्लो होने का मतलब चार्ज का फ्लो होना। तो जब तक हमने सर्किट में सेल को कनेक्ट नहीं किया है तब तक तो उसमें करंट या चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। और जब हमने उसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो हम कह रहे हैं कि उसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब उस सेल की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है क्या? ये एक मिसकॉन्सेप्ट है कुछ लोगों के दिमाग में कि सेल को कनेक्ट करने का मतलब वो चार्ज प्रोड्यूस करता है और वो प्रोड्यूस किया हुआ चार्ज सर्किट में घूमता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि सेल चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो सेल डज नॉट क्रिएट द चार्ज। ये तो आप चार्ज के बेसिक प्रिंसिपल से भी सोच सकते हो। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड। तो चार्ज को हम पैदा थोड़े कर सकते हैं, चार्ज को हम डेस्ट्रॉय थोड़े कर सकते हैं। तो सेल से चार्ज क्रिएट नहीं होता है। सेल क्या करता है कि जो चार्ज होता है ना, उस चार्ज को एनर्जी देता है। और चार्ज का फ्लो होने का मतलब एक्चुअल में हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का सर्किट में फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज की जगह फ्लो किसका हो रहा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो होता है। तो सर्किट में एक्चुअल में जो करंट होता है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो रियलिटी ये है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को सेल की वजह से एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेकर के सर्किट में चलते हैं और सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या डिवाइसेस उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती हैं वो उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिक प्रोसेस क्या है कि सेल को जब हमने कनेक्ट किया तो उस सेल ने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी। वो एनर्जी लेकर के वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमा। घूमते हुए जब उसको कोई भी कंपोनेंट ये डिवाइस सर्किट में मिला तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया गया। उसने उस एनर्जी को वहाँ पर खर्च किया। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सेल जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, सेल के पास में एनर्जी कहाँ से आती है? तो सेल का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देखो। आप केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही तो बेसिक चीज़ है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है कि केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट की जाती है
और किस में कन्वर्ट की जाती है, वो कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, एक्चुअल में इस तरीके से अपन एक पॉट या कंटेनर लेते हैं, उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं अपन। ठीक है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन भर देते हैं, उसी को तो अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उसमें इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड खड़े कर दिए जाते हैं। बेसिक सेल स्ट्रक्चर पर अगर अपन बात करें, एक को अपन कह देते हैं एनोड और एक को अपन कह देते हैं कैथोड। इस तरह से अब इन इलेक्ट्रोड से अपन वायर को कनेक्ट करते हैं। मान लो यहाँ पर कोई एक्स वाई जेड कोई भी एक रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट कर देते हैं आर, जिसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सेल में जो रिएक्शन होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं बात करूं तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसमें एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो रिएक्शन सुने होंगे आपने। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडॉक्स में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन होता है, इसीलिए अपन इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं उसके नहीं जाऊंगा। तो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसको अपन बैटरी या सेल का इंटरनल मैकेनिज्म कहते हैं। तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। ठीक, अब एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम करके इस तरीके से यहाँ से यहाँ पर इस जगह पर पहुँच गया। यहाँ पर ये जो चार्ज है, अब केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होता है, उस केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि एक जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रॉन चल करके और यहाँ इस वाले इलेक्ट्रोड पर पहुँच गया। तो अब हमारा बेसिक प्रिंसिपल तो क्या कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंच गया, तो उसको यहाँ नेगेटिव चार्ज वाले पर नहीं जाना चाहिए, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूवमेंट करता है। यही सेल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है समझने वाली, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंच गया, उसके बाद में वो नेगेटिव वाले पर तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि भाई नेगेटिव चार्ज तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर ही रहना चाहिए, फिर भी वो नेगेटिव चार्ज वाले इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करता है। उसका रीज़न क्या है, जैसे मैंने अभी बात की थी बैटरी मैकेनिज्म की, कि एक बैटरी मैकेनिज्म होता है। बैटरी मैकेनिज्म में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, तो वो जो एनर्जी सेल के अंदर रिलीज हुई वो इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती है कि वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे, मतलब राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करे। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन बैटरी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को कंपेल करती है, उसको फोर्स करती है कि वो उधर से भाग करके सामने वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाए। अब इस एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलता है या इस इलेक्ट्रॉन को जो पुश मिलता है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। दो तरीके की चीजें हैं बेटा, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी के रिलीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला एक फोर्स, वो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए। तो ये जो फोर्स होता है, पहली बात तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये जो फोर्स लग रहा है ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है ना, मतलब सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स मिला वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो इलेक्ट्रॉन को पुश करना चाहता है नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ जाने के लिए, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसको ओवरकम कर देता है। ओवरकम कर देता है तो इलेक्ट्रॉन कंपेल हो जाता है मूव करके उधर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ सेल के अंदर,
सेल के अंदर जब इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा होता है तभी उस इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिलती है, जो हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि सेल क्या करता है। हमने 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल कंपोनेंट्स इन द सर्किट एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही तो सर्किट के एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को प्रोवाइड कराता है। उस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है सेल से। तो सेल डज नॉट क्रिएट द चार्ज। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज। चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, वो एनर्जी लेकर के फिर सर्किट में घूमता है। ठीक है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से राइट से लेफ्ट में सेल के अंदर जब मूव कर रहा होता है तो सेल से उसको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन चलता है। अब यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इस रेजिस्टेंस में वो अपनी एनर्जी बर्बाद करता है। एनर्जी बर्बाद करके फिर वो इधर से सेल के पास में आता है, फिर वो सेल के अंदर मूवमेंट करता है। तो जब यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो मूव कर रहा होता है तो फिर वो सेल उसको एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। फिर वो एनर्जी लेकर के बाहर वाले सर्किट में घूमता है, फिर सर्किट में जो उसको कंपोनेंट या एलिमेंट्स मिलते हैं उसमें वो अपनी एनर्जी बर्बाद करता है। फिर वो सारी एनर्जी बर्बाद करके फिर सेल के पास में अंदर आ जाता है। फिर वो सेल के अंदर जब चलता है तो फिर सेल उसको एनर्जी भर करके दे देता है। तो अल्टीमेटली सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तब उसको एनर्जी मिल रही है, और जब वो एनर्जी लेकर के बाहर सर्किट में घूमता है तो वो अपनी एनर्जी को बांटता हुआ चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ भी सर्किट में एक रेजिस्टेंस दिखाया, मान लो एक रेजिस्टेंस और होता तो कुछ एनर्जी एक रेजिस्टेंस में बर्बाद करता है, कुछ एनर्जी दूसरे रेजिस्टेंस में बर्बाद करता। मान लो तीसरा रेजिस्टेंस भी अपन ने कनेक्ट कर दिया होता तो तीसरे रेजिस्टेंस में भी कुछ एनर्जी बर्बाद करता। तो उसको सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स मिलेंगे थोड़ी 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 एनर्जी सब में बर्बाद करेगा। बर्बाद करने के बाद में फिर वो सेल के अंदर आ जाएगा, फिर सेल से आकर के कहेगा साहब मैंने सारी एनर्जी को बर्बाद कर दिया है, अब आप मुझे वापस से एनर्जी दो। फिर वो सेल अपना केमिकल रिएक्शन चलाएगा, केमिकल रिएक्शन चलाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डेवलप करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस डेवलप करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलेगा, एक पुश मिलेगा, पुश मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ उसमें से पास होकर के जाएगा। जब वो उसमें से पास होकर के जाएगा तो फिर उसके पास में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, फिर वो एनर्जी लेकर के फिर सर्किट में घूमेगा, सर्किट में घूमेगा, फिर अपनी एनर्जी को बर्बाद करेगा, फिर सेल के पास में आकर कहेगा फिर मैंने एनर्जी बर्बाद कर दी है। अब फिर वो सेल है उसको एनर्जी भर करके देगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार सेल एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर रहा है, उसको क्रिएट करके सर्किट में घुमा रहा है। नहीं, एक्चुअल में वो चार्ज को क्रिएट नहीं कर रहा है बेटा, वो चार्ज तो क्रिएटेड है, ऑलरेडी है, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमेगा। अब वो जो पूरा राउंड हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो एक्चुअल में इसमें सर्किट में ये पूरा एक राउंड राउंड गोल गोल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये घूमा फिर ये सेल के अंदर ऐसे घूमा। तो ये जो पूरा राउंड है ना, इस राउंड में एक बहुत छोटा सा पार्ट ऐसा है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, ठीक है, और बाकी का पार्ट ऐसा है जिसमें वो एनर्जी को बर्बाद करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है ना। वो छोटा सा पार्ट कौन सा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन उस सेल के अंदर मूव कर रहा होता है तब वो एनर्जी ले रहा होता है, और जब वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है। ये बेसिक चीज अपन को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल की सारी कहानी चलती है, ठीक है। अब सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, एक है ईएमएफ, एक है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने के लिए हमको समझना पड़ता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मैंने सेल से रिलेटेड जो अभी तक आपको कहानी सुनाई, ये बेसिक किस तरह से एनर्जी सर्किट में घूमती है, कौन एनर्जी देता है, किसके पास एनर्जी आती है, कैसे वो एनर्जी कंज्यूम होती है, वो कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब कुछ टर्म्स अपन लेते हैं कि सेल का ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। अब बहुत सारे लोग इसमें भी एक मिसकॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि एक्चुअल में ये एक फोर्स होता है, फोर्स नहीं होता बेटा। ये जो अभी अपन एनर्जी की बात कर रहे थे ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पुश करती है,
वो ईएमएफ से रिलेटेड चीज़ है। तो पहली बात तो ये है कि ईएमएफ एक्चुअल में फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्चुअल में ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल नेम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में ऐसी हुई ना जिन चीज़ों के एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स पहले मालूम नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व किया तो उसको कुछ अपने बेसिस पर नाम दे दिया गया। अब जैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि साहब एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है कि इलेक्ट्रॉन इधर से भाग करके उधर की तरफ जाए, तो फिर इसको तो स्टार्टिंग में इसको फोर्स समझा गया, जबकि एक्चुअल में लेटर ऑन जब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पता लगा कि ये ईएमएफ जिसको हम बोल रहे हैं वो एक्चुअल में फोर्स नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हुआ क्या कि नाम तो पहले रख दिया हमने कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करेगा, ये मोटिवेट करने वाला एक फोर्स है। लेटर ऑन हमको पता लगा कि साहब ये एक्चुअल में फोर्स नहीं है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब दोनों टर्मिनल्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, ये तो एक एनर्जी वाली बात हो रही है। तो बाद में कॉन्सेप्ट में पता लगा कि एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन नाम हमने पहले रख दिया। तो नाम चेंज नहीं किया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके बाद में समझ में आया। इसीलिए कहीं नाम में और मीनिंग में कॉन्ट्राडिक्शन अपन को दिखाई देता है, बट उससे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही बोला जाएगा, वर्ड तो फोर्स ही बोला जाएगा, बट एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब जो ईएमएफ है वो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अपन को समझना है कि ईएमएफ में और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको प्रॉपरली दोनों का मीनिंग समझाता हूँ कुछ एग्जांपल्स लेकर के कि एक्चुअल में ईएमएफ का मतलब क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या है। पहली बात तो ये कि ईएमएफ की बात करो चाहे टर्मिनल वोल्टेज की बात करो, ये सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, ईएमएफ को हम डिफाइन करेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल when no current is drawn, ठीक है। साथ ही साथ में मैं टर्मिनल वोल्टेज का मीनिंग भी लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन, ठीक है। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो डेफिनेशन वाला डिफरेंस तो हमको समझ में आ गया कि ईएमएफ सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल से सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका नाम है ईएमएफ। और जब सेल से सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो फिर दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम होगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। एक सिंपल एग्जांपल से अपन इस चीज़ को समझते हैं। मान लो हमने कोई भी एक सेल परचेज किया, कोई भी एक बैटरी परचेज की, आप अगर उसको बहुत ध्यान से देखते हो, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि कोई भी बैटरी हमने परचेज की उसको अगर बहुत ध्यान से देखें तो उसके ऊपर कुछ वोल्टेज लिखा हुआ होता है। जैसे बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है 2 वोल्ट, तो वो जो 2 वोल्ट उस बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है एक्चुअल में उस चीज़ का मतलब क्या है, उस 2 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है, ठीक है। इसका मतलब वो बैटरी ये क्लेम कर रही है, वो जो कंपनी है जिस कंपनी ने उस बैटरी को बनाया है वो कंपनी ये क्लेम कर रही है कि इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में अगर आप चेक करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का मिल जाएगा, ठीक। अब प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली ये होता है कि मान लो हमने कोई एक रेजिस्टेंस लिया, सिंपल से एक सर्किट बनाया और इस रेजिस्टेंस से हमने किसी एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है साहब। बैटरी तो हमारी 12 वोल्ट की मान लो, 2 वोल्ट 12 वोल्ट वॉट एवर यू वांट टू टेक, मान लो उस बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट लिखा हुआ है और ये जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये मान लो 4 ओम का है, ठीक है। अब इस 4 ओम के रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है उसको मेजर करने के लिए हमने पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है और यहाँ हमने उसके सीरीज में एक अमीटर लगा दिया जो करंट को मेजर करके बताएगा, ठीक है। अब हम
जब कैलकुलेट करने बैठे तो हमको वोल्ट मीटर की जो रीडिंग मिली वो 12 वोल्ट नहीं मिली। उसका रीज़न क्या है? हमने जब चेक करके देखा तो एक्चुअल में इसमें करंट कितना आना चाहिए था, अमीटर में मतलब जो रीडिंग है वो 3 एम्पियर आनी चाहिए थी, ठीक है। बट प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया कि जो अमीटर है उस अमीटर की जो रीडिंग है वो 2 एम्पियर आ रही है। अमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो 2 एम्पियर आ रही है। अब यहाँ पर 2 एम्पियर की रीडिंग अगर आ रही है तो इसका मतलब 4 ओम का अपना जो रेजिस्टेंस है उसमें से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर का जा रहा है। तो यहाँ पर जो अपन को वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 4 इंटू 2 मतलब 8 वोल्ट का वोल्टेज अपन को मिलेगा। तो जो वोल्ट मीटर है वो 8 वोल्ट की रीडिंग पढ़ करके बताएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन क्या थी कि 4 ओम पर जो अपन को वोल्टेज मिले वो 12 वोल्ट मिले, क्योंकि बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट लिखा हुआ था। तो अभी तक हम यही मान करके चल रहे हैं कि बैटरी के ऊपर जितना वोल्टेज लिखा हुआ है उतना वोल्टेज अपन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पर मिल जाना चाहिए। बट जब हमने 4 ओम के रेजिस्टेंस से उस 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया तो प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया कि 4 ओम के साथ में जो हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया था वो वोल्ट मीटर हमको 8 वोल्ट पढ़ करके बता रहा है। तो 4 वोल्ट एक्चुअल में कहाँ पर गया, ये एक सोचने वाला पॉइंट है। और ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है, ऐसा ही होगा कि बैटरी के ऊपर जितना भी वोल्टेज लिखा हुआ है आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर कभी भी उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, उससे कम वोल्टेज मिलेगा। तो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, आपको 8 वोल्ट मिला है, तो इसका मतलब 4 वोल्ट कहाँ गया? तो जो 4 वोल्ट होता है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस पर जाता है बेटा। अब यहाँ पर पिक्चर आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है उसको समझें। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि साहब ये सेल है, सेल से हमने एक एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ऐसे मूव करेगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो जब वो सेल के अंदर मूव कर रहा होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। अब वो जो आयंस होते हैं उन आयंस में से इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में एक ऑब्स्टेकल पैदा होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, एक बाधा उत्पन्न होती है उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए। जब वो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव कर रहा है, जब वो सेल के अंदर मूव कर रहा है, जब वो सॉल्यूशन में से पास हो रहा है, तो सॉल्यूशन के आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में एक ऑब्स्टेकल पैदा होता है। उस ऑब्स्टेकल को ही हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो रियलिटी में अगर हम चेक करेंगे तो हमको सर्किट में 2 रेजिस्टेंसेस दिखाई देंगे, एक होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो वो हो गया जो हमने हमारी तरफ से कनेक्ट किया, कोई भी वायर हमने कनेक्ट किया बाहर की तरफ तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाएगा। और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो भी ऑब्स्टेकल पैदा होगा उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो एक्चुअल में ये जो 4 वोल्ट का हमको डिफरेंस मिल रहा है वो 4 वोल्ट सेल ने अपने अंदर जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है इसीलिए उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस पर 4 वोल्ट चला जाएगा, ठीक है। तो रियलिटी में ये जो सर्किट बनेगा ये कैसे बनेगा, अब चीज़ थोड़ी सी और अच्छी तरह से अपन को क्लियर हो जाएगी कि 4 ओम का रेजिस्टेंस तो हमने कनेक्ट किया था, ये हमारे 12 वोल्ट की बैटरी ये सेल है, ठीक है। इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस मैं दिखा तो बाहर रहा हूँ स्मॉल आर से, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, दिखा मैं इसको बाहर रहा हूँ, एक्चुअल में ये सेल के अंदर है रेजिस्टेंस, बट सर्किट में मैंने इसको अलग से दिखा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर तो हो गया 8 वोल्ट और यहाँ पर हो गया 4 वोल्ट, दोनों का टोटल हो गया ये 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बेसिस पर आप चेक करके देखो कितना करंट होना चाहिए। हमने कहा कि 2 एम्पियर का करंट है, तो आप चेक करके देखो क्या ये रेजिस्टेंस 2 ओम होना चाहिए। सिंपल मैथ्स लगाओ अपनी तरफ से। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि 4 ओम का एक रेजिस्टेंस ये रहा, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस ये रहा, इक्वलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा तो सर्किट में करंट कितना बोल देंगे, वोल्टेज आ गया 12 वोल्ट का, 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया तो 2 एम्पियर का करंट आ गया। 2 एम्पियर का करंट आ गया तो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उस पर वोल्टेज 8 वोल्ट मिल गया, और 2 ओम का ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस पर वोल्टेज अपन को 4 वोल्ट मिल गया और दोनों का टोटल 12 वोल्ट आ गया। इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी सेट होती है, ठीक। अब एक्चुअल में ये जो 12 वोल्ट है जो क्लेम किया जा रहा था, जो बोला जा रहा था, जो बैटरी के ऊपर लिखा हुआ था, ये जो 12 वोल्ट है ये ही हमारा ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो हमको 8 वोल्ट मिला है ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है,
ठीक है। तो सर्किट में अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर वोल्टेज 12 वोल्ट आएगा। अब जो सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 8 वोल्ट का आ रहा है। तो ये जो 8 वोल्ट है ये टर्मिनल वोल्टेज है, और जो 12 वोल्ट है वो हमारा ईएमएफ है। ठीक है, यहाँ से हम हमारा एक एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, मतलब जिसमें ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, वो हम बना सकते हैं। जरा देखें वो किस तरह से बना सकते हैं। एक्चुअल में हमारा ये जो 8 वोल्ट है, हम इसको ऐसे लिख देना कि 8 वोल्ट इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट। सिंपल बात है। ठीक है, यहाँ से हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर इसको अपन जनरल केस से डिराइव भी करके देख लेंगे। पहले एक बार बना करके देख लेते हैं। तो 8 वोल्ट, ठीक है, अब ये जो 8 वोल्ट है ये हम टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज मतलब V से डिनोट कर दिया। 12 वोल्ट क्या हो गया, 12 वोल्ट हो गया हमारा ईएमएफ, इसको हमने E से डिनोट कर दिया, ये नोटेशन से। माइनस ये जो 4 वोल्ट इस रेजिस्टेंस पर मिला, इसको हम क्या 2 इंटू 2 बोल सकते हैं, मतलब 2 एम्पियर का करंट हो गया और 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तो हमने इसको बोल दिया 2 इंटू 2। तो V इक्वल्स टू E माइनस, ठीक है। अब 2 एम्पियर का करंट मतलब I, और 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r। तो हमारा एक्सप्रेशन एक्चुअल में V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ध्यान से देखो तो यही वाली चीज़ है जिसका जनरल एक्सप्रेशन हमने ये बना दिया। E जो लिखा हुआ वो EMF है, V जो लिखा हुआ वो TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, दोनों ही नाम दे सकते हैं, माइनस IR कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख रहे हैं कि ये हमारा सेल हो गया, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और बाहर कोई सर्किट में अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये करंट I आ गया, ये करंट हमारे पास में I आ गया, ये टर्मिनल A हो गया, ये टर्मिनल B हो गया। अब एक्चुअल में ये जो रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये B हो गया, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये A हो गया। मान लो B का पोटेंशियल VB और A का पोटेंशियल VA, ठीक है, और इसकी जो वोल्टेज है वो E। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि मान लो हमने एक पाथ डिसाइड किया कि हम B से A की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो अब हम B पॉइंट से VB पोटेंशियल लेकर के चले। हमको ये देखना है कि रास्ते में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना पोटेंशियल राइज हुआ। तो B से अपन पोटेंशियल VB लेकर के चले, आगे गए तो इस रेजिस्टेंस में अपन को पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, तो माइनस का IR आ गया। फिर हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए तो हमको पोटेंशियल राइज मिल गया, प्लस का E आ गया, और फाइनली हम A पॉइंट पर पहुंच गए तो हमको A पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया VA। इसको प्रॉफिट और लॉस के तरीके से लेकर के चलो कि B पॉइंट का पोटेंशियल VB हम लेकर के चले, फिर रास्ते में हमको कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हम हमारे पॉकेट में, हम हमारी जेब में VB पोटेंशियल लेकर के चले, फिर IR का लॉस हुआ तो माइनस का IR कर दिया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए तो E का हमको प्रॉफिट हो गया तो प्लस में E कर दिया, और इक्वल्स टू हमारे पास में V आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल्स टू E माइनस IR। अब ये VA माइनस VB क्या है, दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और इस समय सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V लिख दें, मतलब TPD या टर्मिनल वोल्टेज, एंड दैट इज इक्वल्स टू E माइनस IR। तो हम इस तरीके से भी इस एक्सप्रेशन को ला सकते हैं। पहले जो मैं ये एक्सप्रेशन लेकर के आया वो हमने हमारा जो ऑब्जर्वेशन लिया था उस ऑब्जर्वेशन से इस रिलेशन को बनाने की कोशिश की। अब मैंने एक जनरल केस ले लिया तो V इक्वल्स टू E माइनस IR आ गया। ठीक है, तो V दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अब इसको अगर बहुत ध्यान से देखें तो जैसे ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये हमने यहाँ पर सेल कनेक्ट किया, सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज हमको मिल रहा है ये दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम एक्सटर्नल सर्किट की वोल्टेज भी तो बोल सकते हैं। आप बहुत ध्यान से देखो तो ये V क्या चीज़ है, दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, तो दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही तो है। तो हम V को IR भी तो बोल सकते हैं, R एक्सटर्नल
मतलब हम टर्मिनल वोल्टेज को ऐसा भी कह सकते हैं ना कि एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज है, एक्सटर्नल सर्किट, दो सर्किट हो गए, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट का मतलब सेल के अंदर की कहानी, और एक्सटर्नल सर्किट का मतलब सेल के बाहर की कहानी। तो एक्चुअल में ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट का जो वोल्टेज है वो आई आर या आर एक्सटर्नल, दैट इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो आई आर प्लस आई आर, सॉरी स्मॉल आर, इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। आप अगर बहुत ध्यान से देखें ना तो ये काम अपन पहले कर चुके हैं। आप देखो तो यहाँ पर हमने यही काम किया था। 2 एम्पियर का करंट हमने कैसे निकाला था? हमने कहा था कि 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो 4 + 2 किया था, मतलब ये वाला काम हुआ था। और ये हमने 12 लिया था, तो 12 अपॉन में 6 किया था, तो 2 एम्पियर आया था। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी है। होपफुली इतनी कहानी अपन को समझ में आई होगी। अच्छा, अब इसमें एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है कि साहब यहाँ इस रिलेशन से, एक्सप्रेशन से हम देखें तो V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, मतलब ई में से कुछ माइनस करोगे तो टर्मिनल वोल्टेज आएगा। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ। यहाँ बिल्कुल सही बात है कि ईएमएफ से कम आ रही है टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन क्या हमेशा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम ही आती है? ये ज़रूरी नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये जो हम सेल का केस ले रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ द डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब कि सेल को हमने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है और सेल से सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये सेल के डिस्चार्जिंग वाला केस है। चार्जिंग वाले केस पर अगर हम बात करेंगे तो कहानी कुछ होगी। तो हमने ये जो रिजल्ट निकाला है, ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के लिए है। क्या निकाला है कि V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ठीक, चार्जिंग ऑफ सेल की अगर बात होगी तो चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होगा, सेल को करंट दिया जाएगा। मतलब पोजीशन किस तरह से बनेगी कि ये हमारा सेल होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, प्लस माइनस इसका ईएमएफ ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, टर्मिनल ए हो गया, टर्मिनल बी हो गया। अभी हम कह रहे थे कि सर्किट में करंट का फ्लो इस तरह से होगा। ठीक है, डिस्चार्जिंग वाला केस। चार्जिंग में क्या होगा कि सेल को करंट मिलेगा तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ये सेल के चार्जिंग वाला केस हो गया, और सर्किट में करंट अब ऐसा होगा। अभी तक जो हम केस डिस्कस कर रहे थे उसमें हम इस तरह से सेल को ले रहे थे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, ये हो गया था, बी हो गया था, हम करंट इस तरह से ले रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा था। ये आर था, ये ई था। चार्जिंग वाले केस में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब हम इसमें इधर वाला पाथ ले लें, ए से बी की तरफ का पाथ ले लें, या बी से ए की तरफ का पाथ भी ले सकते हैं। एक्चुअली में मेरे लिए कन्वीनियंट क्या रहता है कि मैं करंट के डायरेक्शन में चलूँ। तो हमने ए से बी का पाथ लिया। अब ए पॉइंट पर हम वी ए पोटेंशियल लेकर के फिर आगे बढ़े, देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ए पॉइंट से हम आगे चले तो पॉजिटिव से हम नेगेटिव टर्मिनल पर गए, पॉजिटिव से नेगेटिव पर गए तो हमको लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? माइनस ई। ठीक है, फिर हम आगे गए तो रेजिस्टेंस में से पास हो रहे हैं और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर हमको लॉस हुआ। वो लॉस कितना हुआ? आई आर का। और फाइनली हमारे पॉकेट में क्या रहा? वी बी। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। अब ये वी ए माइनस वी बी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। तो वी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हमारे पास हैं, एक ये आया है और एक ये आया है। सीधे तौर पर बेटा इस चीज़ को अब याद रख सकते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की बात है, मतलब सेल की वजह से अगर सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, सेल सर्किट में करंट का फ्लो कर रहा है, तो हम V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर लिखेंगे। इन दिस केस V लेस देन ई होगा। और अगर उस सेल को चार्ज किया जा रहा है तो हम V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि V इज़ ग्रेटर देन ई। तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। डिस्चार्जिंग वाला केस होगा तो कम होगा, और चार्जिंग वाला केस होगा तो उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कहानी अपन को समझ में आई होगी। तो ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारी कहानी सेल से रिलेटेड अपन को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, किस तरह से सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, कब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, कहाँ पर तो उसको एनर्जी मिल रही है, कहाँ पर वो अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट अपन को एकदम क्लियर होना चाहिए।
छोटे छोटे से कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स अगर आपके माइंड में रहे होंगे तो वो क्लियर हो जाने चाहिए कि सेल का काम सर्किट में चार्ज को क्रिएट करना नहीं होता है। चार्ज तो क्रिएट होता है, पहले से ही होता है चार्ज, तो हमने कोई चार्ज क्रिएट थोड़ी किया है। चार्ज तो ऑलरेडी होता है, सेल का काम होता है उस चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, और इलेक्ट्रॉन का काम होता है सर्किट में उस एनर्जी को खर्च करना और वापस आकर के सेल से एनर्जी मांगना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर चलते हैं जिसको अपन बैटरी मैकेनिज्म कहते हैं। वो जो सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए पुश करती है। ठीक है ना, वहीं से फिर हम ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज की बात लेकर के चलते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देखना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। देयर विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ कितना आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सेल से रिलेटेड। तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब सेल से सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा, सेल में से करंट पास नहीं हो रहा, तो दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम ईएमएफ है। और जब सेल में से करंट पास हो रहा है तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम है टर्मिनल वोल्टेज। ये बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंस है। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले केसेस भी हमने लिए। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से आप देखें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट वीडियो में अपन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, सी यू।